हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th और क्लास 12th के जितने भी नेम्ड रिएक्शन हैं सारे नेम्ड रिएक्शन को कवर करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। नेम्ड रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। नेम्ड रिएक्शन अगर आप अच्छे से कर ले गए, अच्छे से आप कर ले जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अप्रोच कर पाएंगे। नेम्ड रिएक्शन इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? When alkyl halide treated with sodium metal, alkyl halide treated with sodium metal in the presence of dry ether, it converted into alkanes. एल्केन बनाने की यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन यूज किया जाता है। अब बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, पायरोलिसिस और क्रैकिंग, तीनों वर्ड को यहाँ पे क्लियर करेंगे। हायर एल्केन्स दैट इज हेक्सेन व्हेन ट्रीटेड विथ हाई टेम्परेचर इट मे बी गिव hexene and hydrogen, may be give butene and ethane, may be give propane plus ethene plus methane. Decomposition of compound by heat is called pyrolysis. Thermal decomposition. This process when applied to alkane is known as cracking. Decomposition of compound by heat is called pyrolysis or thermal decomposition. In case of alkane, it is known as cracking. Breaking of larger alkane molecules into smaller alkane or alkenes molecules of lower alkanes are called fragmentation. Next is aromatization. Aromatization is a formation of aromatic compound by aliphatic compound is called aromatization or reforming. For example, when N-hexane is treated with chromium oxide or vanadium pentoxide or molybdenum oxide in the presence of 773 Kelvin temperature and 10 to 20 atm pressure, it converted into aromatic compound that is benzene. This is called aromatization. Next is beta elimination reaction, also called dehydrohalogenation reaction. Beta elimination reaction is a formation of alkene. This is also called dehydrohalogenation reaction. बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो रिप्लेस होता है वो बीटा कार्बन से रिप्लेस होता है, इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो रेट आर्डर जो होता है, आयोडीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन। आयोडीन का एलिमिनेशन इजीली होता है ब्रोमीन के कंपेरिजन में, और इस ब्रोमीन का इजीली एलिमिनेशन होता है क्लोरीन के कंपेरिजन में। एल्किल ग्रुप फॉलो द आर्डर। टर्सरी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन फास्टर होगा सेकेंडरी कंपेरिजन में, सेकेंडरी का फास्टर होगा प्राइमरी के कंपेरिजन में। एल्किल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू एल्किन, दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
अब बात करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल की। तो मार्कोनिकॉफ रूल की सोचें तो सबसे पहले ये सोचें कि इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों ओर ग्रुप यदि सेम नहीं होगा तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यदि दोनों ओर ग्रुप सेम होगा तो सिमेट्रिकल एल्कीन, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों ओर ग्रुप सेम नहीं होगा तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होंगी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हैलो एल्केन इज फॉर्म्ड, हैलो एल्केन इज फॉर्म्ड। यदि आपको हैलो एल्केन बनाना हो तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ का रूल भी यूज कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि एल्कीन से हैलो एल्केन बन रहा है, इसका मतलब हैलोजन का एडिशन हो रहा है। तो हैलोजन का जो एडिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? तो हाइड्रोजन हैलाइड से हो रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड से। जनरली मोस्टली ये जो हाइड्रोजन हैलाइड की बात सोचेंगे यहाँ पे वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात सोचेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की ही बात सोचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रूल कहता है, यहाँ पे ये रूल कहता है कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जो डिसोसिएशन होगा तो H+ और Br-, तो ये रूल कहता है कि जो Br- है दैट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ अ रिएजेंट अटैच्ड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन विच हैव लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों ओर ग्रुप सेम नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इधर देखिए मेथिल ग्रुप लगा है, इधर कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब Br नेगेटिव, जो ये नेगेटिव पार्ट होगा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, Br नेगेटिव इज फॉर्म्ड। Br नेगेटिव उस कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन पे, बताओ कार्बन कार्बन दोनों कार्बन में कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन कम है? यहाँ पे है। तो लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन पे होगा उसी कार्बन पे जो नेगेटिव पार्ट ऑफ ब्रोमीन है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बनने वाला होगा वो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड लॉस हो जाएगा, मतलब एक पाई बॉन्ड लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ, तो H यहाँ जुड़ जाएगा और Br यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से 2 ब्रोमोप्रोपेन इज फॉर्म्ड। यदि इसी कंडीशन में हम पेरोक्साइड यूज कर लें, यदि इस कंडीशन में हम पेरोक्साइड यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये 2 ब्रोमोप्रोपेन के साथ साथ ये 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनाएगी, 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनने लग जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा किसके केस में? पेरोक्साइड के केस में। यदि पेरोक्साइड का यूज करेंगे तो मार्कोनिकॉफ इस जो रूल होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो क्या है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू द लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन, उस कार्बन पे जुड़ेगा जो इस पे हाइड्रोजन लिस्ट नंबर ऑफ होगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अगर इसके अपोजिट हो जाए, अगर इसके अपोजिट कब होगा? पेरोक्साइड का जब हम यूज करेंगे तो ये नेगेटिव पार्ट इस उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। तो ऐसे इफेक्ट को खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। किसके केस में? पेरोक्साइड के केस में। अगर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा तो मार्कोनिकॉफ। यदि हम पेरोक्साइड यूज कर लेंगे तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा, जो ब्रोमीन है, जो नेगेटिव पार्ट है, जो हाइड्रोजन है, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये हो गया।
अब ये हम देखेंगे कि जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है 2 ब्रोमोप्रोपेन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कौन मोर स्टेबल होगा। तो आपको पता है कि जब बॉन्ड फिशन होगा, इधर साइड में फिशन होगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, और इधर टाइप में फिशन होगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो आपको पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। और जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है तो उसका प्रोडक्ट भी मोर स्टेबल होगा। इसलिए ये ऐसे रिएक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का हाई यील्ड होता है, दैट इज मेजर प्रोडक्ट होता है, मोर अमाउंट में फॉर्मेशन होता है। मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कौन सी टाइप की रिएक्शन है? फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। जबकि मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहले इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन से रिएक्शन की स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो जैसे यहाँ पे एल्किल या बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज करेंगे, होमोलाइटिक बाइंड फिशन होगा किसमें? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। तो एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल या बेंजोक्साइड फ्री रेडिकल बनेगा। इसके बाद इनिशिएशन के बाद प्रोपागेशन, प्रोपागेशन के बाद टर्मिनेशन स्टेट से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक बार फिर से यहाँ पे देखेंगे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया गया, Br यदि यहाँ पे जुड़ जाए उस कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा तो ये मार्कोनिकॉफ रूल, यदि ये यहाँ पे जुड़ जाएगा तो उस कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। लेकिन ये यहाँ पे तब जुड़ेगा जब हम पेरोक्साइड का यूज करेंगे, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम पेरोक्साइड का यूज करते हैं। इस इफेक्ट को खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इस रिएक्शन की सबसे खास बात कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देते हैं, ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज करेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन नहीं होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि HCl इज स्ट्रांगर बॉन्ड देन HBr। सेकेंड क्या है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की यूज करेंगे तो आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग आयोडीन फ्री रेडिकल क्या होगा कि फॉर्म I2 मॉलिक्यूल बना लेगा। आयोडो एल्केन की जगह क्या बना लेगा? I2 मॉलिक्यूल बना लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा I2 मॉलिक्यूल। तो आयोडीन फ्री रेडिकल कार्बन से जुड़ेगा ही नहीं तो आयोडो प्रोपेन कैसे बनाएगा? तो यहाँ पे I2 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसकी वजह से पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं शो करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, अब ओजोनोलिसिस या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या है? किसी एल्कीन से ओजोन का ट्रीटमेंट कराएंगे। इनर्ट सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एल्कीन गेट ऑक्सीडाइज कैसे हो जाती है कि ऑक्सीजन के साथ एल्कीन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है इस तरीके से। तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ओजोनाइड, विच इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, और इसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते और ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। और इस कंपाउंड को हम अगर जिंक के साथ जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो ये क्या होती है? रिडक्टिव हो जाती है। इसका मतलब बॉन्ड का इसका फ्यूजन हो जाएगा, इस टाइप में होगा, इधर और इधर, इस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म हो जाता है। इस
लेक्चर वीडियो में सारी नेम्ड रिएक्शन के अलावा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी हम ऐड किए हैं, जो बहुत कम है। इसमें मैक्सिमम सारी के सारे नेम्ड रिएक्शन हैं, कुछ ही हैं जो विदाउट नेम्ड रिएक्शन है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके जब बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर्स कहते हैं। कई मोनोमर्स मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। बड़े मॉलिक्यूल जब बनाने लगते हैं तो वो जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उसे पॉलीमर कहते हैं। जैसे हम समझते हैं इसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे एथिन है, आप देख पा रहे हैं ये एथिन है। कई एथिन मिल करके, मैनी नंबर ऑफ एथिन मिल करके आपस में जुड़ जाएं। और ये जुड़ेंगे कैसे? 470 केल्विन टेम्परेचर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में 1500 to 2000 एटीएम प्रेशर चाहिए। तो क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे एथिन मॉलिक्यूल हैं वेरी हाई नंबर में ये आपस में एक दूसरे से जुड़ करके इस तरीके से हाई मॉलिक्यूलर मास का पॉलीमर बना लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉली मीन्स मैनी एथिन, इसे कहते हैं पॉलीथीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब बात करेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे, अभी हम पढ़े थे कि फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या होती है। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से कराने पे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एल्केन बना देता है। तो उसी वुड्स रिएक्शन का ये एक्सटेंशन है। कैसे है? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रिएक्टेंट क्या यूज करते हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं। दो कंडीशन है, या तो एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड हो और दूसरा मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड हो, या दोनों ही मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड हो। अगर दोनों एल्किल हैलाइड हो जाएंगे तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। वुड्स फिटिंग रिएक्शन कब होगी? जब कम से कम इसमें रिएक्टेंट में कम से कम एक एरिल हैलाइड हो, या एक एरिल हैलाइड हो या दोनों एरिल हैलाइड हो। यदि एक एरिल हैलाइड होगा, एक एल्किल हैलाइड होगा, सोडियम मेटल के साथ डाई ईथर के प्रेजेंस में यूज रिएक्शन करेंगे तो एथिल बेंजीन बनेगा। एथिल बेंजीन बनेगा। ये जो ये है यहाँ से जुड़ जाएगा, ये सोडियम के साथ इस तरीके से बॉन्ड बन लेगा। यदि दोनों ही एरिल हैलाइड हो, यदि यहाँ की जैसे एरिल हैलाइड ए भी हो, एरिल हैलाइड ए हो, तो क्या होगा कि सोडियम के साथ दोनों ब्रोमीन चले जाएंगे और ये फेनिल ग्रुप इस फेनिल ग्रुप से जुड़ने के बाद ये डाई फेनिल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन इज अ एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में दोनों ही एल्किल हैलाइड होंगे, जबकि वुड्स फिटिंग रिएक्शन में कम से कम एक एरिल हैलाइड होगा या दोनों एरिल हैलाइड हो सकते हैं। ओके। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फ्रीडल-क्राफ्ट की बात करें तो ये दो टाइप की रिएक्शन होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में एल्किल ग्रुप का रिंग से सब्स्टिट्यूशन हो, एल्किल ग्रुप का एडिशन होता है, और एसाइलेशन में एसिटिल ग्रुप का रिंग से एडिशन होता है। ये दोनों बात को बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में एसिटिल ग्रुप, एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप। अब
देखेंगे कि ये जो मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड किसका प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के। ये लेविस एसिड होता है, ये लेविस एसिड होता है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा कि ये क्लोरीन के साथ चला जाएगा और इस तरह से हमें इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन बन जाएगा। मेथिल कार्बोकैटान CH3 प्लस मेथिल कार्बोकैटान बन गया तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका यहाँ पे होगा, आपको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इस मेथिल कार्बोकैटान का एडिशन हो जाएगा। तो यदि मेथिल कार्बोकैटान का मेथिल ग्रुप का एडिशन होता है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, तो इसे को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। यदि हम एसिटिल क्लोराइड ले लें एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के, तो एक क्लोरीन इसके साथ चला गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, एक कार्बन जो हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये कार्बन ये बांड टूटेगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो एसिटिल ग्रुप यदि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके जुड़ जाता है तो ऐसे को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसिटिल ग्रुप के रिएक्शन को एसिटिल ग्रुप के एडिशन सब्स्टिट्यूशन किसको? हाइड्रोजन को करने से जो रिएक्शन होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी। यदि एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, एल्किल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके रिंग से जुड़ जाएगा तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और एसिटिल ग्रुप बेंजीन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा रिंग से तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा। लेकिन किसका प्रेजेंस रखना है? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का। दोनों के केस में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रेजेंस रखना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे हकल रूल। देखिए नेम्ड रिएक्शन नहीं है, एक रूल है, एक नेम्ड रूल है, तो हम इसकी ही बात कर देते हैं यहाँ पे। हकल रूल कहता है कि हकल रूल वहाँ पे अप्लाई होगा जब कंपाउंड हो साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट भी क्या हो? साइक्लिक हो, और कंपाउंड प्लेनर हो, मीन्स ईच कार्बन हाइब्रिड sp2, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। मतलब अल्टरनेट रिंग, जो रिंग है, जो साइक्लिक रिंग है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बांड लगे होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो जो साइक्लिक कंपाउंड प्लेनर होगा। और वो साइक्लिक कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि n की वैल्यू यहाँ पे n 1 2 3 4 5 हो तो ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा और इस रूल को कहते हैं हकल रूल। हकल रूल क्या है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर और कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस रूल इज कॉल्ड हकल रूल। यदि n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आती है तो जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा।